इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद में चलेंगी 200 और ट्रेनें। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। 1 जून से रोज 200 नॉन एसी ट्रेनें रवाना की जाएंगी। रेल मंत्री की तरफ से आदेश जारी। जल्द ऑनलाइन बुकिंग का आगाज होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल का श्रमिकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर रहें। बहुत जल्द रेलवे उनको घर पहुंचाएगी। तो रेल मंत्री की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है। श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकेंगी और आगे चलकर यह संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ा दी जाएगी। तो रेल मंत्री की तरफ से ये राहत भरी खबर दी गई है श्रमिकों के लिए और कहा गया है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के मुताबिक प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकारों से आग्रह है कि श्रमिकों की सहायता करें और उनके नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास में रजिस्टर करके लिस्ट रेलवे को दी जाए, जिससे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए। श्रमिकों से भी आग्रह है कि वो अपने स्थान पर रहें। बहुत जल्द ही भारतीय रेल उन्हें उनके गंतव्यों तक जरूर पहुंचाएगी। एक और ट्वीट किया गया है कि राज्यों से अपील है, सड़क पर जाते हुए किसी भी श्रमिक को तुरंत नजदीकी मेन लाइन स्टेशन पर लाइए। उन्हें रजिस्टर करके लिस्ट रेलवे को दीजिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाया जा सके। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, रेल मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। जी बिल्कुल, आश्वासन ही नहीं, ऐलान भी किया गया है कि 200 नई ट्रेनें 1 जून के बाद चलाई जाएंगी। जो एक शिकायत आ रही थी कि जो 15 ट्रेनें चली हैं वो एसी हैं और सो कॉल्ड अमीर वर्ग को ध्यान में रखकर चलाई गई हैं, तो शायद उन लोगों की शिकायत कुछ हद तक दूर हो जाए कि अब ये नॉन एसी ट्रेनें चलाई गई हैं। और साथ में जो दूसरी अपील की गई है कि राज्य चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार वहां पर हो, अगर वो देख रहे हैं कि मजदूर पैदल चल रहे हैं तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जिम्मेदारी अपनी निभाएं और मजदूरों को ट्रेन तक पहुंचाएं। और मैं इससे एक बात और आगे बढ़ के कहूंगा, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो भी कम से कम ये बात बोले मजदूरों को कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि मजदूरों को ऐसा ना लगे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है और वो हताशा में पैदल ही घर से निकल जाए, जो कि इस समय देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव कदम है सृष्टि, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। एक शुरुआत तो होगी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव कदम इसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग की भी शुरुआत होगी। अब ये जो जानकारियां हैं ये श्रमिकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भी लोगों को समझाने की जरूरत है कि जहां आपने इतना सब्र किया है, आप कठिन समय से गुजरे हैं, बिल्कुल आपने कठिन समय देखा है, थोड़ा सा वक्त और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जान रहेगी तभी आप किसी भी चीज से संघर्ष करके आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी आपको अभी अपनी बचानी है, इसलिए जहां है वहीं पर रहिए। तो वहीं देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंची है। एक्टिव केसेस 58,802 हैं। 39,173 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से 3,163 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं यूपी में कोरोना को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,926 हुई है। यूपी में अब तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात कर ले तो 1,885 हैं और यूपी में 2,918 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। कोरोना से 123 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 323 नए केसेस हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 31 नए मामले हैं। आगरा में 187 एक्टिव केसेस हैं। 613 ठीक हुए हैं। 27 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में 156 एक्टिव केसेस है। 155 लोग ठीक हुए हैं। 20 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में 97 एक्टिव केसेस हैं। 198 लोग ठीक हुए हैं। 5 की मौत। गाजियाबाद में 60 एक्टिव केसेस हैं। 132 लोग ठीक, 2 लोगों की मौत। तो कोरोना को लेकर गाजियाबाद से राहत भरी खबर है। आज 22 कोरोना पॉजिटिव केसेस नेगेटिव आए हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद में एक्टिव केसेस की संख्या 34 है और डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 155। गाजियाबाद में कुल कोरोना केसेस 191 हैं।
तो वहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। बसों की लिस्ट में गलत जानकारी देने का संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के ऊपर भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो एफआईआर की कॉपी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से 1000 बसों की सूची डिटेल्स के साथ में बीजेपी की तरफ से मांगी गई थी और वो सूची में तमाम ऐसे वाहन थे, 2 पहिया वाहन कह लीजिए आप, ट्रक कह लीजिए आप, ऑटो कह लीजिए, इन तमाम चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया था, वाहनों का जिक्र किया गया था। और बसेस में फर्जीवाड़े को लेकर आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर एफआईआर लिखी गई है और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन सियासत के नाम रहा है। जिस तरीके की सियासी ड्रामेबाजी आपने सड़कों पर देखी है, अजय कुमार लल्लू जमीन पर लेट रहे थे और बसों को जाने के लिए वो दावा कर रहे थे कि बसें यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बसों को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिन बसों को लेकर इतनी सियासत हो रही थी, वो एक भी बस हमें देखने को नहीं मिल रही है। अवनीश अवस्थी, न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश विद्यार्थी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से निजी सचिव पर भी एफआईआर लिखी गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर भी? देखिए, इस एफआईआर के पीछे जो कारण है वो यही है कि जिस तरीके से जो जानकारी दी गई, भले सियासी रूप से जानकारी दी गई, पर उस जानकारियों में बहुत सारी ऐसी बसें हैं जिनके बारे में यूपी सरकार का कहना है उनके डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, फोर्ज हैं, और कई ऐसी गाड़ियां जिनको बताया गया कि वो बस हैं, वो गाड़ियां 3 पहिया या 2 पहिया वाहन मिले। तो इस तरीके की जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जो एक तरीके से कूट रचित डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए गए यूपी सरकार के सामने, इसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और लल्लू जो है उनको इस मामले में अभियुक्त बनाते हुए एक मुकदमा पंजीकृत किया है। आगे की कार्रवाई देखना है पुलिस इसमें क्या करती है। फिलहाल अजय लल्लू नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे जो है उसके पास पुलिस हिरासत में है, वो अलग से कोशिश कर रहे थे वहां बसों के माध्यम से। बिल्कुल, चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो आपको बता दें, यूपी में बसों को लेकर सियासत लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय ने सबूत के लिए सीधे तौर पर सरकार का आदेश जारी कर दिया है। तो यूपी में बसों को लेकर सियासत जारी है। उसी बीच कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय ने सबूत के लिए जारी किया सरकार का आदेश। फिटनेस और अन्य कागजों को लेकर सरकार ने 30 जून तक छूट दे रखी है। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब 100 बस लेकर नोएडा पहुंच चुके हैं। कांग्रेसियों ने पुलिस पर आगे नहीं जाने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस ने कई जगह बसेस को रोका है। तकरीबन 100 बसें महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हैं। दोपहर से ही एक्सपोमार्ट ग्राउंड में बसों का इंतजार हो रहा है, लेकिन बसों को आगे नहीं जाने दिया गया। विनायक गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनायक, क्या कुछ जानकारी है? 100 बसें लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नोएडा पहुंच रहे हैं। जी, आपको बता दूं कि आज शाम में ही जो है 5:30 और 6:30 बजे के करीब में 100 बसें जो हैं नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के सामने पहुंची हुई थी और वहां पर नोएडा के थाना 39 पुलिस ने उन सारी बसों को रोक दिया गया था और वहां पर करीबन 7 बज गए थे उनसे बातचीत करने में। तो नोएडा के थाना पुलिस इंचार्ज ने सारी बसों को अपने कब्जे में ले लिया। ARTO को बुलाया गया, उन सब बसों के फिटनेस किए जा रहे हैं। उन सबके जो नंबर है कि सुबह से जो ये चल रहा था प्रदेश सरकार में कि कितने स्कूटर के नंबर भी जारी किया, एम्बुलेंस के नंबर भी जारी किया, इन सब की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद में ही उन बस को आगे भेजा जाएगा। फिलहाल जो है पहले ये बसें जो हैं कि एक्सपो मार्ट में आने वाली थी, बताया गया था कि 500 बसें आएंगी। फिलहाल जो है अभी
जो है महामाया के पास में 100 बसें के करीब आई हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने साफ तौर पे प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमें जानबूझकर रोका है। फिलहाल जो है नोएडा पुलिस का ये भी कहना है कि हमारे पास ना तो कोई परमिशन आया है, अगर फिर भी ये बसें आई हैं तो इनका फिटनेस चेकिंग कराई जाएगी और इनके नंबर चेक किए जाएंगे, उसके बाद में ही इन सब चीजों को आगे भेजा जाएगा। फिलहाल है नोएडा के महामाया पे 100 बसें तैयार हैं और बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो वहीं आज नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लंबी कतारें। दिल्ली से नोएडा आने वाले मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा पुलिस दिल्ली से आ रहे वाहनों को ई पास देकर एंट्री दे रही है। ई पास नहीं तो नोएडा में एंट्री नहीं। लोगों के साथ में पुलिस की झड़प हुई, धक्का मुक्की करके नोएडा सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की गई। और नोएडा के बीच में जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन 3 के समय चेकिंग कर रहे थे और जिन लोगों के पास पास था उन लोगों को अलाउ किया जा रहा था, वही कंडीशन आज भी है यहाँ। हम लोगों ने इसमें कोई भी छूट या ढील नहीं दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग अपने हिसाब से दिल्ली चले गए थे, चूँकि दिल्ली में संभवतः उनका गवर्नमेंट अलाउड था, वो लोग चले गए। बट अभी ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ पर हम लोग आने के समय चूँकि उनके पास नहीं है तो हमको अलाउ नहीं कर रहे। ऐसे कंडीशंस में भीड़ यहाँ बढ़ी हुई है और जिनके पास पास नहीं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी भी हमारा बॉर्डर सील है और हम लोग जिसके पास है, वैलिड पास है या जो हमारे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं, हम केवल उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। प्रवासी मजदूर किसी भी हाल में अपने अपने घर को पहुंचना चाहते हैं, जिसका नजारा आप देख सकते हैं। यह हाल है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर देखते ही देखते हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच गए। चिलचिलाती धूप में पैदल ही अपने घरों को जाने के लिए निकल पड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। लखनऊ से जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ में बैठक की गई। एकेटीयू के कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं ऑनलाइन शिक्षण कार्य को बढ़ावा दिया जाए, विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य न प्रभावित हो। मई माह के अंत तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ पोस्ट कोविड-19 की कार्य योजना भी तैयार की जाए। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में 21 मई से हेयर सैलून्स खोले जाएंगे। आपको बता दें एक समय में एक ही व्यक्ति सैलून में मौजूद रह सकता है। सभी आने वाले ग्राहकों को नाम नंबर नोट करना, रजिस्टर करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के 21 तारीख से पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिना मास्क के 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा और बिना मास्क के मिलने पर कठोर कार्रवाई आपके खिलाफ कानूनन की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित अंतिम गांव बाघ नदी का जायजा किया। बाघ नदी में छत्तीसगढ़ पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चेकपोस्ट बनाया गया है, जहां मिल रही तमाम मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे। रमन सिंह ने चेकपोस्ट पर प्रवासियों को चप्पल, बिस्किट और सूखा सामान खाने का बांटा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो बस की सुविधाएं प्रदेश सरकार को 15 दिन पहले देनी चाहिए थी, उसे अब भी जा रही है, परंतु जांच में औपचारिकता भर दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पहुंचे प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की, उनका हालचाल जानने की भी कोशिश की। पिछले 15 दिनों से सैकड़ों हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं और चिंता के विषय यही था, जो जानकारी आती थी कि लोगों को ट्रक में जांच की भेजा जा रहा है। आज भी जांच की व्यवस्था तो जीरो है, मगर कम से कम इतना हुआ कि प्रशासन मुख्यमंत्री थोड़ा सा संवेदना बढ़ी और कल से बस की व्यवस्था की। ये व्यवस्था 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हो जाना था,
मगर आज जागे हैं, देर से जगे हैं, मगर जागे तो हैं। कम से कम यहाँ मैं आया हूँ तो लोगों से मिलने आया हूँ, उनकी तकलीफ सुनने आया हूँ। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने प्रभावित एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और पूरी तरीके से सील किया है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घरों में पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूध जैसी जरूरी सामान उपलब्ध करवाने वाले दुकानों को छोड़कर बाकी शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश तक बंद किया जाएगा। इस पर राजीव एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीज के घर से 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील किया गया है। राजू शहर से जुड़ने वाले सभी मार्गों पर चेक पॉइंट लगा दिए गए हैं। कल 17 तारीख को जैसे कि एक पॉजिटिव केस आया है राजू में। पॉजिटिव केस आने के बाद तत्काल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय गरियाबंद के द्वारा वार्ड क्रमांक 1 पंडित श्यामाचरण शुक्ल चौक को सेंटर मानते हुए 1 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। इस कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की व्यावसायिक जो प्रतिष्ठानें हैं वो आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगी। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो आवश्यक मेडिकल दुकानें हैं और पेट्रोल पंप है और दूध की दुकानें ये खुली रहेंगी ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके अतिरिक्त आम जनता को से भी अपील की जा रही है और उनको सूचना दी जा रही है कि वे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। परीक्षण को लेकर के भी घर घर जा रही है टीम। हाँ, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीम गठित करके प्रत्येक घरों में सर्वेक्षण किया जा रहा है और लोगों को जो गाइडलाइन है उसके संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में इटावा चुंगी पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया है। कोरोना महामारी से दूर दूर से अपने घर लौट रहे विस्थापित प्रवासियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। इसके साथ ही 5 दिवसीय विधिक सहायता शिविर का आगाज किया गया, जिसके माध्यम से बसों और विभिन्न निजी साधनों के माध्यम से अपने गृह नगर लौट रहे लोगों को सूखी खाद्य सामग्री जैसे सत्तू, चना, लाई, मुरमुरा, बिस्किट, ORS घोल के पैकेट्स आदि का वितरण किया गया। इसके साथ ही लोगों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम निरंतर 5 दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलता है। बिहार के अरवल की अनुमंडल पदाधिकारी किरण कुमारी ने आज विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने महिला क्वारंटाइन सेंटर्स का भी जायजा लिया, महिलाओं की समस्याओं पर विशेष रूप से गौर किया है। हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने उनसे महिलाओं की समस्याओं को लेकर आश्वासन वितरण पर भी खास बातचीत की है। सुनिए। हम लोग खड़े हैं कुर्था के पास के क्वारंटीन सेंटर के बाहर में, जहां SDO खुद से मॉनिटरिंग कर रही थी किरण कुमारी। हम लोग उन्हीं के पास आए हुए हैं अभी बाहर निकलने के बाद। मैडम, आप खुद से क्वारंटीन सेंटर में गई, अरवल में लगातार DM भी एक्टिव हैं, पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, आप भी आज दौरा करती हुई मिली। क्या स्थिति है? यहाँ महिला क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया है और आप महिला पदाधिकारी भी हैं, तो किस तरह से महिलाओं की समस्याओं को आप लोग देख रहे हैं? यहाँ पर जितने भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनमें जो महिलाएं और बच्चे जो अकेले हैं उनके लिए अलग से जिलाधिकारी के द्वारा हर एक प्रखंड में 5 बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, जहाँ महिलाओं को उनके बच्चों के और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको दूध की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। वहाँ पे हम लोगों ने महिला दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की है। किसी तरह की कोई समस्या है तो वो लोग कंट्रोल रूम में या हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और व्यवस्था का मॉनिटरिंग हम लोग हर लेवल पे कर रहे हैं। हर पंचायत के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है जो स्वयं घूम के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं की समस्याओं को तो आप लोग खुद से देख रही हैं। राशन कार्ड जो यहाँ पे जो बना है, उसके बाद जो जन वितरण हो रहा है राशन का, उसको लेकर जो आपने जो शिकायतें मिली उस पर तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन भी लिया। किस तरह से काम कर रहा है आपका जन वितरण जो राशन कार्ड का हो रहा है गरीबों के बीच में? अभी चूँकि कोविड-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन है
और जो अभी असहाय और निर्धन लोग हैं वो सरकारी सहायता पर ही आश्रित हैं। तो इसके मद्देनज़र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन चावल मुफ्त दिया जा रहा है और अभी मई से हम लोग लगातार जून तक उन लोगों को 1 किलो दाल भी मुफ्त मिलेगा। उसके ये सारी चीज़ें नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त हैं। और अनुश्रवण के लिए जहाँ तक है, हम लोगों का अनुमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष है, जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष है। अगर किसी को किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो वो बेझिझक वहाँ कंट्रोल रूम के संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एमओ हमारा नंबर भी पब्लिकली दिया गया है। यदि कोई शिकायत है तो वो शिकायत करें। इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग 3 दिनों पर FIR भी दर्ज किया है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो हमारा विभागीय निर्देश है, निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न देंगे और राशि भी निर्धारित लेंगे। किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय निगरानी सतर्कता समिति है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य लोग मेंबर होते हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वो अपने स्तर से उसका मॉनिटरिंग करें। यदि कहीं कभी खराब खाद्यान्न की शिकायत आती है कभी कभी, तो उसको भी हम लोग तुरंत ADM से कहकर उसको बदलवा देते हैं। तो अभी राशन कार्ड मतलब राशन को लेकर के यहाँ की व्यवस्था पर बहुत ही मुस्तैदी से हम लोग नज़र रखे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि एक लोगों को जो पात्र लाभुक हैं उनको खाद्यान्न सही और निर्धारित करें। तो आपने सुना कि अरवल के जो महिला पदाधिकारी हैं तो ये खुद से क्वारंटीन सेंटरों का जो महिलाओं का है उसको खुद से ज़्यादा जोड़ दे के वहाँ पे खुद से दौरा कर रही है, प्रतिदिन कर रही है। और जो जन वितरण है, राशन का वितरण हो रहा है गरीबों के बीच में, उस पर भी बहुत ही सख्त तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। जिला में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं काफ़ी मुस्तैदी और काफ़ी अच्छे तरीके से महिलाओं की समस्याओं को भी देखा जा रहा है अरवल के क्वारंटीन सेंटरों में। और खाद्य के बारे में भी लगातार खुद से बड़े पदाधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कैमरामैन रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया से। खबर मध्य प्रदेश भिंड के मालनपुर थाना अंतर्गत बंटू ढाबा पर ट्रक डंपर की भीषण भिड़ंत हो गई है। दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों वाहन एक ही मालिक के बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि कट देने के चक्कर में फिल्मी स्टाइल में दोनों वाहनों की आपस में भिड़ंत हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। खबर श्रावस्ती से है, जहां भीषण सड़क हादसा, साइकिल सवार को बचाने में खाई में गिरी बोलेरो। आयकर अपर आयुक्त किरण मिश्रा की दर्दनाक मौत। भारत मिश्रा और चालक महेश यादव घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मौके पर पहुंचे DMSP समेत जिले के आला अधिकारी। श्रावस्ती से गृह जनपद अमेठी जा रहे थे पति पत्नी। इकौना थाना इलाके के मदारा चौकी के पास घायल।